IBN 7 हौसला है। दिल्ली के वीरा रेप केस में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अगले घंटे हमारे साथ जरूर रहिएगा, खासकर वो लोग जो दिल्ली में रहते हैं, खासकर वो लोग जो दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, क्योंकि ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली की जनता आपसे सुनना चाहती है। इनके जवाब आपसे दिल्ली पुलिस से जानना चाहते हैं। इस केस के दौरान एक के बाद एक दिल्ली पुलिस की कई गलतियां, कई खामियां अब सामने आ रही हैं। वीरा से रेप का आरोपी उबर टैक्सी का ड्राइवर पहली बार बलात्कार के आरोप में नहीं पकड़ा गया है। सबसे खास बात है, यह पहला जुर्म इस आदमी का नहीं है। दिल्ली के ही मेहरौली इलाके में 2 साल उस पर रेप का आरोप लग चुका है, 2 साल पहले। हालांकि बाद में वो कोर्ट से बरी हो गया था, लेकिन आपको बता दें कि वो पुलिस की जांच के बाद बरी नहीं हुआ, कोर्ट ने उसको बरी नहीं किया। दरअसल उस वक्त की जो पीड़ित पक्ष था, उसके साथ इसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया था। वहीं मैनपुरी में अभी भी इस आरोपी यानी शिव कुमार यादव के खिलाफ बलात्कार और दूसरे कई संगीन आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही, इसके बावजूद ये शख्स दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर पिछले कई सालों से बेधड़क धड़ल्ले से अपनी टैक्सी दौड़ा रहा था और न जाने कितने जुर्मों को इसने इस दौरान अंजाम दिया हो, कितनी लड़कियों को इसने तंग किया हो। उबर टैक्सी के बैनर तले चलने वाली इस कैब ने संसद से लेकर सड़क तक हड़कंप मचा रखा है। ये वही कैब है जिसमें शुक्रवार रात गुड़गांव से दिल्ली आ रही वीरा के साथ बलात्कार हुआ था। इस मामले में एक के बाद एक सवालों से घिरती जा रही दिल्ली पुलिस ने उबर कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और दूसरी धाराओं के तहत FIR दर्ज किया है, जबकि दिल्ली सरकार ने उबर की टैक्सियों पर पहले से ही रोक लगा रखी है। अब तक की जांच में सामने आया है कि गुड़गांव के एक होटल के बेसमेंट से अपना दफ्तर चला रही उबर कायदे कानून को ताक पर रखकर दिल्ली NCR में टैक्सियां चला रही थी। वीरा केस के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि बिना जरूरी रजिस्ट्रेशन के चल रहे रेडियो टैक्सी कैब पर फौरन रोक लगाएं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह इंश्योर करने की सलाह दी है कि वेब बेस्ड टैक्सियों का चलाया जाना बंद कर दिया जाए और ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जिन्हें राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया है को तब तक टैक्सियां नहीं चलाने दी जाएं। मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आरोपी शिव कुमार के बारे में नए खुलासे हो रहे हैं। सोमवार को पूछताछ में शिव कुमार ने बताया कि 2011 में भी उस पर मेहरौली इलाके में एक लड़की से बलात्कार का आरोप लगा था, लेकिन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया था। इस बीच मैनपुरी पुलिस ने आरोपी के बारे में कुछ और चौंकाने वाली जानकारियां दी हैं। मैनपुरी में शिव कुमार के खिलाफ बलात्कार और आर्म्स एक्ट के तहत 6 केस दर्ज हैं। इनमें से कुछ मामलों में तो उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री में 3 तो IPC के अंतर्गत मुकदमे कायम है और 3 प्रिवेंटिव एक्शन में है। सबसे पहले 2003 में 354, 323 का मुकदमा थाना एलाऊ में कायम हुआ, जिसमें गिरफ्तार हुआ, इसमें चार्जशीट लगी। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस कटघरे में है। एक के बाद एक दिल्ली पुलिस की कई चूक सामने आई है। आरोपी का चेहरा दिखाने से लेकर दिल्ली में PCR वैन की गश्त पर और तो और पुलिस कमिश्नर के उस दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली का कोई भी इलाका असुरक्षित नहीं है। दिल्ली पुलिस को न तो आरोपी ड्राइवर के आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी थी और न ही उबर कंपनी की धोखाधड़ी की। भद्द पिटने के बाद अब दिल्ली पुलिस टैक्सी कंपनी के खिलाफ सख्ती दिखाकर अपना चेहरा बचाने में जुटी है। ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए इस वक्त एक लंबा चौड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। हमारी मुहिम भी लगातार इस खबर पर चल रही है कि इस वीरा को इंसाफ दिलाना है। जी हां, #JusticeForVira पर आप अपनी राय इस कार्यक्रम के दौरान हमको भेज सकते हैं। हम आपकी राय लगातार दिखाते भी रहेंगे। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपका परिचय कराऊं। हमारे साथ दिल्ली से हैं कांग्रेस की प्रवक्ता नेता शोभा ओझा, वरिष्ठ वकील मोनिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि बीजेपी की तरफ से उनका पक्ष रखेंगी। दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। फैशन डिजाइनर रीना ढाका हमारे साथ जुड़ेंगी। दिल्ली का मशहूर नाम रीना ढाका हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोलकाता से मेरे साथ जुड़ रहे हैं एड गुरु, इमेज गुरु दिलीप चेरियन साहब, आपका भी स्वागत है। और मुंबई से हमारे साथ
जुड़ रहे हैं जाने माने एड गुरु सुहेल सेठ, साथ में पूनम ढिल्लन भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रही हैं, जाने माने अभिनेत्री। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, आगे बढ़े उसके पहले कुछ चीजें हैं, कुछ आंकड़े हैं जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से IBN 7 के सीधे सवाल है। हम चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस के लोग, दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के लोग इन सवालों के जवाब जरूर दें, क्योंकि ये सवाल सिर्फ IBN 7 के नहीं है। दिल्ली की जनता ये तमाम सवाल पूछना चाहती है, जानना चाहती है। पहला सवाल लगातार IBN 7 जो इस पर उठा रहा है, पूरे देश को शर्मसार करने वाले इस मामले में दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हम दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बस्सी साहब से जानना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से हमारा पहला सवाल इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। आरोपी ड्राइवर का वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया गया? आरोपी शिव कुमार यादव नेशनल परमिट पर दिल्ली में टैक्सी चलाता रहा, किसी ने इसकी पड़ताल नहीं की। आरोपी शिव कुमार ने दिल्ली पुलिस का फर्जी प्रमाण पत्र उबर कंपनी में कैसे जमा कराया? हमारा दूसरा सवाल है, आरोपी के आपराधिक इतिहास को दिल्ली पुलिस को हवा तक क्यों नहीं लगी? इतने दिनों तक दिल्ली में आरोपी गाड़ी चला रहा था, दिल्ली पुलिस को कैसे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, जबकि ये एक बार रेप के ही जुर्म में सजा भी खा चुका है। तीसरा सवाल, उबर कंपनी के साथ नियमों को लेकर ढिलाई क्यों बढ़ती गई? जांच में सामने आया है कि उबर कंपनी कई जरूरी नियम कायदों को ताक पर रखकर दिल्ली में टैक्सियां चलवा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और अब जब मीडिया का दबाव बना है, अब जाकर क्यों उबर पर इस वक्त FIR करी गई है? हमारा चौथा सवाल, क्या बलात्कार के आरोपी का चेहरा दिखाकर दिल्ली पुलिस ने इस केस को कमजोर नहीं कर दिया है? क्या पीड़िता का पक्ष कमजोर नहीं हो गया है? क्या आरोपी को मौका नहीं मिल गया है यह साबित करने का कि उसको बदनाम करने की साजिश की गई है? ये तमाम ऐसे तर्क हैं जो दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। बस्सी साहब से, दिल्ली पुलिस से हमारा पांचवा सवाल है, महिलाओं के लिए कितनी महफूज है दिल्ली की सड़कें? दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का दावा है कि शहर का कोई भी इलाका असुरक्षित नहीं है, लेकिन हमारी टीम ने बीती रात दिल्ली के 5 अलग अलग डार्क स्पॉट्स, जो दिल्ली पुलिस ने डार्क स्पॉट्स डिक्लेयर कर रखे हैं, माननीय बस्सी साहब सुन लीजिएगा ध्यान से, वो डार्क स्पॉट्स पर हमारी फीमेल रिपोर्टर्स गई और वहां जाकर का ना तो लाइट थी, और अगर कहीं पर लाइट मिली भी तो वहां PCR नहीं थी, वहां कोई गश्त वैन नहीं थी, वहां कोई पुलिस वाला नहीं था। क्यों आखिरकार दिल्ली राजधानी में ये आलम हो रहा है? बस्सी साहब, ये वो सवाल है जो आज दिल्ली की हर बहन, हर बेटी, हर महिला आपसे जानना चाहती है। हम जानना चाहते हैं कि हम कब हमारी बहन बेटियां बेखौफ होकर दिल्ली की सड़कों पर घूम सकेंगी, चैन से घर आ सकेंगी और दिल्ली पुलिस को हम शाबाशी दे पाएंगे। आखिर क्यों हर चीज का सवाल, हर चीज की भूमिका दिल्ली पुलिस पर आकर खड़ी हो जाती है? बस्सी साहब को इन सवालों के जवाब देने चाहिए। केवल कह देने मात्र से कि दिल्ली का तमाम इलाका सुरक्षित है, कहीं भी कोई भी कोना असुरक्षित नहीं है, बस्सी साहब का फर्ज पूरा नहीं हो जाता। पहला सवाल, सीधा सवाल मैं जानना चाहूंगा इस वक्त शोभा ओझा से। शोभा जी, आपका क्या टेक है दिल्ली पुलिस की भूमिका पर? क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? आवाज आ ही नहीं रही है। शोभा जी, आपको आवाज आ रही है? शोभा ओझा के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनके पास आगे चलेंगे, लेकिन शैलजा चंद्रा जी, आप तो दिल्ली की ब्यूरोक्रेट रह चुकी हैं, दिल्ली के सर्वोच्च पद पर आप काम कर चुकी हैं। क्या आप अपने आप को सुरक्षित मानती हैं दिल्ली में, अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी बेटियों को? आपने ऐसे सवाल पूछा है जो मैं तो इसका जवाब सीधा यस और नो नहीं दे सकती हूँ। कई बार लगता है कि सुरक्षित इसीलिए है कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती है, सख्त कार्रवाई, जब कोई मिसबिहेव करता है, मिसकॉन्डक्ट होती है। ये सिर्फ रेप और मर्डर की बात नहीं, रोजाना कुछ ना कुछ घटना होती है, पर लगता नहीं कि कोई उसके ऊपर कार्रवाई होगी या पुलिस इसके ऊपर ध्यान देंगे। पर दूसरी तरफ से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं खुद, मेरी उम्र होते भी अपने आप ड्राइव करती हूँ गाड़ी को,
सड़कों के ऊपर शॉपिंग करती हूँ, रात को पैदल जाके वापस आ जाती हूँ 10 बजे 11 बजे, और मैंने इतना महसूस किया है कि अगर चहल पहल है पब्लिक के साथ में तब तो कोई असुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल यहां पर मैं पूछना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा मोनिका अरोड़ा आपसे, क्या आप दिल्ली में अपने आप को सुरक्षित मानती हैं? सुमित जी, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी। आज मेरी डॉक्टर का मुझे फोन आया जो लगभग 10-15 देशों में घूमती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती है। उनका और उनके हस्बैंड का झगड़ा हो गया, और झगड़ा किस बात पे हुआ कि हस्बैंड ने कहा कि तुम सुबह 6 बजे घर के सामने जो बड़ा पार्क है वहां अकेली क्यों गई। उसने कहा मैं पिछले 8 साल से जा रही हूं, तब तो झगड़ा नहीं हुआ। वो कहते हैं नहीं, आप घर के सामने वाले बड़े पार्क में अकेले सुबह 6 बजे नहीं जाओगी, वहां लोग नहीं होते। हम लोग भी कॉन्फ्रेंसेस करके जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, डोमेस्टिक एयरपोर्ट से आते हैं तो ये रूट लेते हैं हम लोग टैक्सीज के द्वारा आते हैं। घर में कहते हैं कि आने की आवश्यकता नहीं, हम खुद आ जाएंगे। लेकिन आज के बाद शायद हमें भी कहना पड़ेगा कि घर से कोई आए और हमें लेने के लिए वहां कंपनी करे। कारण क्या है, पुलिस हर कोने पे नहीं हो सकती है। जुडिशरी और लॉ का रूल तो बाद में आता है, पर एक संस्कारहीन और जड़वहीन लोगों के बीच में हम लोग रह रहे हैं। जो मथुरा से यहाँ आएगा, टैक्सी चलाएगा, रेप करेगा और वापस वहां भाग जाएगा। उसको ना यहाँ लोगों का डर है, ना किसी पुलिस का डर है। उसको लगता है वो पकड़ा ही नहीं जाएगा। सवाल तो यही तो सवाल है यहाँ पर मोनिका जी, यही तो सवाल है कि दिल्ली पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। और यही हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आप दिल्ली में रह के दिल्ली पुलिस पर आपको भरोसा है? क्या बस्ती साहब या जो भी कमिश्नर हो, बस्ती साहब तो आज एक चेहरा है, आज एक नाम है क्योंकि इस टीम को अगुवाई करते हैं, इन पर भरोसा होता है कि आज, क्योंकि जो बात आप कह रही हैं कि सबके मन में खौफ ही नहीं है, जो बात शैलजा चंद्रा ने की। अगर आपको ध्यान हो तो बिल्कुल, जो निर्भया रेप कांड के बाद हम लोग हाई कोर्ट में गए थे 60 एडवोकेट्स को लेकर। वहां हमने चीफ जस्टिस से कहा था कि सुपरवाइज कीजिए इस पूरे केस को। हमें ध्यान है जेएस वर्मा कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। उन्होंने कहा था कि लॉ में चेंज होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए, जुडिशरी में चेंजेस होने चाहिए, एजुकेशन में होने चाहिए, सोसाइटी में होने चाहिए। हमें लॉ और जुडिशरी पुलिस ध्यान रहा, पर ना एजुकेशन में चेंजेस आए, ना समाज के एटीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग आवश्यक है। पुलिस हर कोने पे नहीं पहुंचेगी, पुलिस को अपना काम करना ही चाहिए था। उनकी नाकामी जो रही है उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए समाज के द्वारा। लेकिन साथ ही साथ हमें इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा, क्योंकि हम महिला जो फेस करते हैं मोनिका जी, मोनिका जी, आपकी बात ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा। मेरे साथ जया जेटली स्टूडियो में जुड़ गई। जया जी, कितना कॉम्प्रिहेंसिवली, कितना टाइम लगेगा हमको ये देखने में? कब तक लड़कियों के साथ छेड़खानियां होती रहेंगी, बदतमीजियां होती रहेंगी सड़कों पर दिल्ली में? कितना टाइम चाहिए हमको सिस्टम को ठीक करने में? जब से प्राइवेटाइजेशन आया, बहुत जल्दी हम सब चीज प्राइवेट हाथों में दे रहे, बिना देखें कि उसमें एक सिस्टम होनी चाहिए। यही जितने भी कंपनियां हैं विदेश में जब काम करते हैं ऐसा नहीं होता। तो यहाँ हम लोग जल्दी से सुविधा देने की बातों में ऐसी सुविधा दे देते हैं जिसमें असुरक्षा हो जाती है। अब कब तक लड़कियों के साथ, जब तक सिस्टम सही नहीं है। अब सिस्टम फेलियर हमेशा, जब लड़कियों के साथ बलात्कार होता है तब सिस्टम फेलियर सामने आता है। लेकिन ये सिस्टम जब भी लाइसेंस देते हैं, अब ट्रांसपोर्टेशन में ही हो रहा है, बस में देख लिया, अब टैक्सी में देख रहे हैं, ई रिक्शा वाले भी जब एक जरूरत है ट्रांसपोर्ट की तो ई रिक्शा वालों को पहले चला दिया, फिर उन्होंने किसी को मार दिया, फिर अभी कोर्ट में है कि उनको चलना चाहिए कि नहीं। ये हम एक केओस के बीच में ये सब चीज को लाते हैं। हम लोग गवर्नेंस भूल गए ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई भी चीज को जब हम लाते हैं एक सुविधा, पब्लिक सुविधा के लिए, टैक्सियां बैन कर दी और औरतों को और कह दिया कि जाओ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाओ, ये सॉल्यूशन है? नहीं है। लेकिन बैन किया होगा थोड़ा सा, मैं मानती हूँ कि शायद टेम्पररी, जब तक वो अपनी गलतियों को ना देखें कि हमने क्या क्या रूल इसमें नहीं लाए, कैसे चेक्स नहीं किए, कैसे हम लोगों ने लाइसेंस दिया लोगों को गलत तरीके से। ये सब चीज अगर बहुत ही जल्दी वो करके सिस्टम फिर से खोल दें तब ठीक है, लेकिन क्योंकि हर चीज से हमें एक सबक सीखनी चाहिए। सुहेल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमने देखा दिल्ली पुलिस ने पहले आरोपी का चेहरा छुपाया और कल जब बाहर निकले कोर्ट से
तो आरोपी का चेहरा विजिबल था, आप उसको देख सकते थे उसकी शक्ल कैसी है। क्या आपको लगता नहीं कि ये करके दिल्ली पुलिस ने अपना केस बहुत कमजोर कर लिया है? क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं सोचता हूं कि दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया है, और मैं हर वक्त यही बात कहता हूं कि ये जो क्रिमिनल्स हैं, इनका जो फेस आप ढक के इनको लाते हैं, क्यों? इनको शर्म आनी चाहिए और इनको शर्मनाक करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे कौन कौन से ये आदमी है, ताकि इनके गांव में, इनके परिवार में इनकी इतनी बेइज्जती हो कि ताकि जो और अगर कोई किसी ऐसा काम करना चाहे तो वो बड़ा डर डर के करेगा। सुहेल, क्योंकि आपको जाना है, मैं आपसे एक दो सवाल पहले पूछ लेता हूं। इस पूरी घटना के लिए, इस जघन्य अपराध के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? दिल्ली पुलिस की लापरवाही का नतीजा है? क्योंकि आज जो बात शैलजा चंद्रा जी कह रही है, जो बात मोनिका अरोड़ा कह रही है, इन लोगों की हिम्मत इसीलिए इतनी बढ़ती है कि कहीं कोई डिटरेंट नहीं दिखता है, कहीं किसी बात का खौफ नहीं बचा है। सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार एक कानून पैदा कर सकती है और सरकार उस कानून के तहत लोगों को सजा दे सकती है। पुलिस क्या कह सकती? पुलिस यही कर सकती है कि जो क्रिमिनलाइजेशन हो वो कम हो, और अगर कोई किसी ने कोई बलात्कार किया या कोई गलत काम किया उससे उसको पकड़ा जाए। पर जिम्मेदारी तो हमारी है। ये पुलिसमैन आके तो बलात्कार नहीं कर रहा ना। सरकार का जो मुख्यमंत्री हो या एलजी हो वो तो बलात्कार नहीं कर रहा। बलात्कार तो आप और मैं, हमारे जैसे लोग जो इस सोसाइटी में शामिल है, वो कर रहे हैं जी। तो सरकार और पुलिस को सिर्फ ब्लेम करना उचित नहीं है। हमें अपने अंदर झांकना होगा। वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। हमें ये देखना होगा कि हम कैसा एक सोसाइटी इवॉल्व कर रहे हैं। सुहेल, आप ठीक कह रहे हैं कि हमको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। आप दिल्ली पुलिस की भूमिका पर क्या कहते हैं? क्योंकि ये बात ठीक है कि सीएम ने या एलजी ने या किसी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं किया। दिल्ली पुलिस अगर लापरवाही नहीं बरतती, जिस तरीके से वो फर्जी प्रमाण पत्र लेकर गाड़ी चला रहा था, उसका कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स आपने चेक नहीं किए, आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है? दिस इज अ मॉन्यूमेंटल लैप्स। ये गलती दिल्ली पुलिस की है, ये गलती उन लोगों की है जिन्होंने इस आदमी को एक टैक्सी चलाने को दिया, और ये हमारी एक सोसाइटल फ्लॉ है कि देखिए आदमी कैरेक्टर सर्टिफिकेट ला रहा है, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट फेक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज फॉर्ज्ड, और उसका कोई अता पता नहीं। हमारा देश इस दुनिया में प्राथमिक स्थिति पे है जहां की आईटी इज कंसर्न, जहां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कंसर्न। अगर आदमी का नाम और पता हो तो क्या हम लोग सॉफ्टवेयर के जरिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ये नहीं चेक कर सकते कि ये आदमी सही है या गलत है? अगर एफबीआई, हमारी सीबीआई, सबके पास एक क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम होता या है तो आदमी पकड़ा जा सकता था। अगर मैं आपके पास आऊं और बोलूं कि जी मैं मिसाइल बनाता हूं या मैं न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हूं, आपको तो तुरंत पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। जी, दिलीप चेरियन साहब, दिलीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप जो बात सुहेल कह रहे थे, मॉन्यूमेंटल मिस्टेक, आप भी मानते हैं दिल्ली पुलिस की ये बहुत बड़ी लापरवाही थी? क्योंकि 2 साल हो गए, सरकार बदल गई, पूरा का पूरा पुलिस का ढांचा बदल गया, पुलिस के लोग बदल गए, चेहरे बदल गए, लेकिन दिल्ली में आज भी वही परिस्थिति है जो 16 दिसंबर को थी। एक हफ्ते के बाद हम 2 साल की उसकी बरसी मनाएंगे निर्भया की। जो निर्भया का हाल था वही हाल वीरा का है आज की तारीख में। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि हमें जो अपराधी है उनका डेटाबेस, एक नेशनल डेटाबेस हमारे पास है नहीं। दूसरी चीज, इस परिस्थिति में जो दिल्ली पुलिस करने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में उनके बस का नहीं है, क्योंकि इतने लोगों का वेरिफिकेशन करना उनका काम अगर है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने कानून बनाते जाते हैं और इतने कानून बनाए गए हैं कि हमारे पुलिस वालों को मेरे ख्याल में फुर्सत नहीं है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना या सर्टिफिकेट को ठीक से देखना। मुझे लगता है कि हमें जो पुलिस का ब्लेम है, और ये मॉन्यूमेंटल डिजास्टर यह है कि पुलिस बिना देखे ये सर्टिफिकेट्स देते हैं। और हमें ये भी पता है कि इंडिया में करप्शन का जो लेवल है, करप्शन के वजह से कई चीजें जो है वो लैप्सेस होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि कोई भी पैसे देके अपना सर्टिफिकेट ले सकता है। पूनम जी, आप मानेंगे इस बात को? पूनम ढिल्लो, आप तो हालांकि मुंबई में रहती हैं, लेकिन दिल्ली आप अक्सर आती जाती है। जी
बिल्कुल आती जाती रहती हूँ और यही प्रॉब्लम, इतनी ही लैक ऑफ सिक्योरिटी हमें भी लगेगी, मुंबई में हो या कलकत्ता में हो या बैंगलोर में, वो फियर ऑफ द अननोन वो हमें कहीं कम नहीं हो जाता। बट मुझे ये पुलिस वेरिफिकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, टैक्सी वाले एक हैं, आई बिलीव 5 लाख टैक्सीज हैं रजिस्टर्ड इंडिया में, फिर ऑटो वाले हैं पता नहीं कितने लाख हैं, फिर बस वाले हैं, बस ड्राइवर्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हैं, फिर ट्रेन में लोग हैं, फिर घरों में हम एम्प्लॉयज रखते हैं उनकी वेरिफिकेशन, फिर जो पासपोर्ट अप्लाई करते हैं उनकी वेरिफिकेशन। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ मैमोथ टास्क। हमारा देश इतना पॉपुलेशन से बढ़ा हुआ है और हमें ये सब देखना है। तो आई थिंक समवेयर टू से आप ये टैक्सीज बंद कर दीजिए, आप ऑटोज वालों को बंद कर दीजिए, कल कोई घटना ऐसी दुर्घटना हो जाए तो वी कैनॉट जस्ट स्टार्ट शटिंग डाउन थिंग्स। हमें देखना चाहिए कि वेरिफिकेशन जब होती है, मे बी दे हैव टू बी मोर स्ट्रिंजेंट मेजर्स के करें, बट आप नंबर्स देखिए, यू नो द अमाउंट ऑफ नंबर्स। हम घर में किसी को एम्प्लॉय करते हैं, इट इज मैंडेटरी कि हम उसकी वेरिफिकेशन करवाएं, बट हम करवाते हैं। हम घर में प्राइवेट ड्राइवर्स रखते हैं, उनकी वेरिफिकेशन उधर तो हम अपने प्राइवेट बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी माताओं को भेजते हैं। सो यू सी द सिक्योरिटी इज सच ए बिग थिंग। सो मुझे लगता है टैक्सीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ये खुद की हमकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि अंदर बैठते ही वी शुड टेक अ पिक्चर ऑफ द ड्राइवर, उसके सामने उसका ऑटो, बिल्कुल। इनफैक्ट पूनम, कई सारे डूज एंड डोंट्स पर चर्चा चल रही है और उस पर डिबेट भी चल रहा है, वो बहुत से तरीके भी हैं। बिल्कुल, बहुत आसान चीज है। लेकिन इसके बावजूद भी एक्सक्यूज मी, इस वाले मामले में तो पूनम, ये एक रेपुटेड कंपनी की टैक्सी, एक रेपुटेड कंपनी का नाम, वहां से गाड़ी बुलाई गई, वो आदमी खराब निकल गया और वो ऐसा आदमी है। मैं ये सवाल रीना ढाका आपसे पूछ रहा हूं, ये व्यक्ति दिल्ली में पिछले 3-4 साल से टैक्सी चला रहा है और आप तो रीना दिल्ली में रहती हैं, मैं सवाल बहुत सीधा सा आपसे, दिल्ली में तमाम डार्क स्पॉट्स है, क्या आप हिम्मत कर सकती हैं अकेले बाहर निकलने की, उन इलाकों में जाने की? नहीं, मैं बहुत जगह दिल्ली में अकेले जाती हूँ खुद, और मेरे को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, मेरे में बहुत वो सेंस ऑफ अवेयरनेस होती है कि कोई पीछे से नहीं आ रहा हो, या हाउ विल आई रन, या मैं अपने आप को कई बार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझती हूँ, तो मैं टू एन एक्सटेंट ओवरडू कर देती हूँ। दिल्ली एक सेफ शहर नहीं है। मैं जया जी की बात से एक कंटिन्यूटी लेती हूँ, क्योंकि हम एनसीआर में सब काम करते हैं, डिस्टेंसेस बहुत हैं, सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अ टैक्सी इज़ रिक्वायर्ड। पर ये जो उबर कंपनी है, इनका मैंने सुना है कि इनके पास एक ऐप है जिसके कारण आप उनकी बैक सीट में जो भी ड्राइवर बैठा है उसको अपने घर या दूसरे देश में बैठे उनको व्यू कर सकते हैं। सो आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि ये बात यहाँ पर पहली बात है ही नहीं है। और अगर नहीं है तो दिस शुड बी डन, बिकॉज उबर के अंदर तो एक्चुअली एक ऐप है, उसको आप अपने फोन को ऑन करिए तो आप किसी और कंट्री अपने मूविंग पार्ट फ्रेंड या दोस्त को व्यू कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसी सीसीटीवी कंट्रोल सिस्टम से, क्योंकि पुलिस पर्सनल कम है टू कंट्रोल सच अ लार्ज ग्रोइंग एरिया एंड पॉपुलेस, उनको हमें सीसीटीवी से मॉनिटर करना चाहिए एंड दे शुड बी अ क्विक। पर ये सब चीजें अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी लगती हैं। दिल्ली में ना अभी हमारे पास बायोमेट्रिक्स है, दिल्ली में ना अभी हमारे आपस में पुलिस थाने कनेक्टेड है, ना दिल्ली में इस गाड़ी में, इस पॉश कंपनी की पॉश टैक्सी में जीपीआरएस नहीं था, इसका परमिट गलत था और ये चल रही थी दिल्ली की सड़कों पर। क्यों चल रही थी? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? कैसे चलती रही? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसलिए हम बार बार दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूछना चाह रहे हैं कि आप इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और ऊपर से आपने उसका चेहरा रिवील कर दिया, अपना केस कमजोर कर लिया। एक बार वो बरी हो चुका है, क्या अगली बार बरी करवाने की तैयारी है? एक बार फिर आपका स्वागत है। सवाल सीधा दिल्ली पुलिस से पूछ रहे हैं कि क्यों ये ना माना जाए कि जो कुछ वीरा के साथ हुआ वो दिल्ली पुलिस की बड़ी लापरवाही की वजह से हुआ। पहली बात, वो व्यक्ति जिसके ऊपर गंभीर संगीन इल्जाम है वो दिल्ली की सड़क पर टैक्सी चलाता रहा, फिर वो उस रात जुर्म करने के बाद बाकायदा भाग निकला यहां से। माना दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ लिया, लेकिन दिल्ली पुलिस का प्रमाण पत्र उसके पास कहां से आया? दिल्ली पुलिस ने उसके चेहरे को क्यों दिखा दिया? हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। क्या डिटरेंट के तौर पर हमको ये मानना चाहिए कि बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाए? क्या उससे खौफ पैदा होगा? क्योंकि दिल्ली पुलिस की भूमिका पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस क्या, शहर के, देश की तमाम शहरों की पुलिस पर बार बार सवाल खड़े होते हैं
कि वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के चलते आसानी से इस पूरी चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। जय जी, आप मानेंगी कि ये डिटरेंट हो सकता है कि जीएस वर्मा साहब का जो नया कानून था, जिसकी वजह से कहा गया कि अब शायद बलात्कार की घटनाओं में कमी आए, कानून बन गया पर घटना में कमी नहीं आई है, क्या बलात्कारियों को फांसी की सजा हो, इससे कुछ फायदा हो सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि फांसी की सजा किसी चीज के लिए भी मैं उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। पब्लिक ह्यूमिलिएशन किया जाए ऐसे व्यक्ति, पब्लिक ह्यूमिलिएशन भी अब वो भी एक लॉ ऑफ द जंगल हो जाएगा। लेकिन पुलिस को जो काम करना चाहिए, आज के दिन हम लोग पुलिस से सुन रहे हैं कि उनका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट था वो भी फर्जी था। अब वो फर्जी है कि नहीं, वो कैसे फर्जी उनको मिला, उस पर तुरंत पुलिस को इंक्वायरी करनी चाहिए। हमें वो विश्वसनीयता जब तक नहीं देंगे तब तक हम यही सोचेंगे कि पुलिस से कोई भी सर्टिफिकेट कोई भी ले सकता है। तो पुलिस का वो काम है। मगर अगर कानून है कि उनका चेहरा ढकना चाहिए, तो फिर पुलिस को वो कानून का पालन करना चाहिए। मतलब पुलिस ने बहुत ही स्ट्रेंज किया, जब वो कोर्ट से बाहर निकला तो उसका चेहरा दिखा दिया सबको, और जब वो उसको लेके थाने पहुंचे हैं तो उसका चेहरा ढक दिया, और उसके बाद से उसका चेहरा ढका हुआ है। तो या तो चेहरा दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। और कानून कहता है, मान लीजिए इसने आप बलात्कार नहीं किया है, तब इसका ह्यूमन राइट कहाँ गया? लेकिन इन्होंने तो मान लिया है अभी। हाँ, तो ये आदमी तो बिल्कुल तो कोर्ट में लड़ेगा अभी नहीं, लेकिन ये आदमी भी तो बेशर्म है। उन्होंने बोला हाँ गलती हो गई, अब क्या करूं। तो ये आदमी भी तो ऐसे मानसिकता का है कि उन्होंने क्या किया, अभी तक उनको उसको गहराई से वो इतना बड़ा अपराध किया है वो समझा नहीं है शायद। बिल्कुल। और हम एक नहीं, इसने हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसके पेरेंट्स ने इसको इग्नोर कर दिया है, इसके गांव के लड़कियां इससे घबराती हैं, वहां के गांव वालों के रिएक्शंस आ गए हैं। वहां के मैनपुरी के एसएसपी का बयान आया है कि कई सारे महिलाओं से छेड़छाड़ करने के मामले इस आदमी के ऊपर। दिल्ली में जेल में रह चुका 7 महीने, एविडेंस नहीं मिले, कॉम्प्रोमाइज हो गया दोनों पार्टीज में, तो बाहर आ गया। और इसके बावजूद भी ये व्यक्ति टैक्सी चलाता। रीना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा एज अ इम्पोर्टेंट वॉइस ऑफ दिल्ली, क्या आपको लगता है डिटरेंट के तौर पर पब्लिक ह्यूमिलिएशन या फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट, ये एक बड़ी वजह बन सकती है जिसमें बलात्कारियों के हौसले हिलेंगे? नहीं, आई डोंट बिलीव इन कैपिटल पनिशमेंट एट ऑल। पर मैं जरूर चाहती हूँ कि इस आदमी को रियलाइज हो अपनी लाइफ में, और वो एक्सपीरियंस करे वो पेन जो इसने अपने विक्टिम को दी होगी। और कई आई रियली विश इट ऑन हिम, क्योंकि इसके अंदर में बिल्कुल ये एक सिक्को है कोई यूनिक टाइप का, कि इतना कॉन्फिडेंस है इसमें कि ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे जो करा है वो एक्सेप्टेबल नॉर्म है। उसने किसी को नुकसान ही नहीं ऑलमोस्ट पहुंचाया। ही इज गॉट अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिम। बिल्कुल। आई डू बिलीव वुमेन नीड टू बीट द शिट आउट ऑफ हिम, इफ आई मे से सो। इन शुभा ओझा, आपका क्या टेक है? आप तो खुद कांग्रेस महिला की अध्यक्ष रह चुकी हैं, आपका क्या टेक है इस पूरे मामले पर? क्या डिटरेंट के तौर पर फांसी की सजा होनी चाहिए रेपिस्ट के लिए? नहीं सुमित, मैं सोचती हूँ फांसी की सजा कोई आंसर नहीं है, क्योंकि अगर फांसी की सजा होती है तो दोषी साक्ष्य मिटाने के लिए पीड़िता को हर बार मार डालने की कोशिश करेगा जिससे कि वो साक्ष्य मिटा दे। तो इसलिए मैं समझती हूँ फांसी की सजा नहीं, पर कड़ी कानून बन गए हैं, अब सजा कड़ी हो गई है। पर अब जरूरत है सरकार को पॉलिटिकल विल लाने की, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जैसे पुलिस को एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने की, महिला अत्याचार पे कड़े कदम जो उठाए जाने चाहिए, जो डिटरेंट होने चाहिए, ऐसे कदम जहां लोगों को कानून का डर बैठना चाहिए। आपको लगता है दिल्ली पुलिस ने इस पूरे केस में अपनी भूमिका अच्छे से निभाई? कानून का कोई डर नहीं है। जी सुमित, आपने क्या कहा? दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी साहब का स्पेसिफिकली सवाल पूछ रहा हूं, क्या उनके रोल से आप सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि उनको अपनी कुर्सी पर रहना चाहिए? देखिए, दिल्ली पुलिस तो छोड़िए, तमाम हिंदुस्तान की पुलिस की अगर आप बात करें तो यहाँ थानों में तो रेप हो जाते हैं, तो आप किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे? अब जरूरत है कि गलती जिसने करी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, चाहे वो पुलिस हो,
चाहे वो समाज का कोई मंत्री हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, सजा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अगर वो ड्यूटी नहीं कर रहा अपनी तो उसको सजा अवश्य मिलनी चाहिए। यहाँ कानून कायदे बन जाते हैं, जस्टिस वर्मा कमेटी बन गई, उनके रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट हो गए, पर क्या हुआ? पिछले 6 महीने में दिल्ली में रेप केस और बढ़ गए, महिला अत्याचार 15% बढ़ गया है, हर दिन में 4 रेप हो रहे हैं। तो पुलिस और सरकार है कहाँ? पुलिस और सरकार नहीं है। जवाब देना चाहेंगी मोनिका आप? क्या आप शुभा के साथ है? देखिए, जो इशू है वो पुलिस और सरकार को तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। इशू इससे बहुत बड़ा है। इशू जो आपने सुमित पहले कहा ना कि डिटरेंट क्या हो सकता है, जैसे पहले जो पनिशमेंट थी निर्भया कांड के बाद 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो गई। उसके बाद अगर डेथ होती है लड़की की या वेजिटेटिव स्टेट में आते हैं तो एक्यूज को डेथ पनिशमेंट हो गई, पनिशमेंट बढ़ गई। पर क्या ये डिटरेंट के नाते काम किया? नहीं किया। कारण क्या है? लॉ, कानून, न्यायालय, पुलिस, ये अपनी हर जगह पर, हर कोने में, हर नुक्कड़ में नहीं पहुंच सकते हैं। जो हर नुक्कड़ में पहुंचेगा वो व्यक्ति की अपनी वैल्यूज पहुंचेगी, और जो माँ बाप के संस्कार है वो पूछेंगे। कि जो माँ बाप बच्चे को शुरू से पूछेगी, लड़के तुम जा कहाँ रहे हो, तुम कितने बजे वापस आओगे? न्यायालय नहीं पहुंच सकता, पर पहली जिम्मेदारी तो स्वरा भास्कर शुरू होगी। स्वरा भास्कर मेरे साथ जुड़ गई, मैं उनको देख पा रहा हूँ, जानी मानी एक्ट्रेस है, दिल्ली की निवासी है स्वरा। स्वरा, आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस का अभी भी लोगों के मन में कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पाई है कि हम हैं सदैव आपके साथ, आप बेधड़क बाहर निकलिए? स्वरा, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। अगर बार बार यही चीजें होती रहें दिल्ली की सड़कों पे तो डेफिनेटली निवासियों के मन में ये सवाल तो उठेंगे कि भाई पुलिस क्या कर रही थी। मुझे लगता है इस केस में बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं जिसके बारे में लोग अक्सर बात कर रहे हैं कि रेडियो कैब सर्विस क्या होती है, एग्रीगेटर क्या होता है, उनके टर्म्स और कंडीशंस ये थे। आई थिंक एक बहुत सिंपल सी बात ये होनी चाहिए कि एक रूल होना चाहिए कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर आप एक शहर के बाशिंदों और निवासियों के साथ इंटरैक्ट करने वाला है उसका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। अब जाके पता चल रहा है कि ये जो अक्यूज्ड है इनके तो इन्होंने 2-3 रेप कर रखे हैं, इनके एक पूरे जिसे कहते हैं ना कैन ऑफ वर्म्स, इनका पूरा इतिहास बहुत ही काला है। बिल्कुल। तो अगर वो एक ऑफेंडर, अगर वो एक क्रिमिनल है तो दिल्ली की सड़कों पे क्यों है? ये एक बहुत बेसिक सवाल है। और यही सवाल हम बस्ती साहब से भी पूछ रहे हैं, दिल्ली पुलिस से पूछ रहे हैं कि अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है तो ये दिल्ली की सड़कों पर कैसे खुला घूम रहा था और कई सालों से चल रहा है, कितनी लड़कियों को टैक्सी में इसने ड्रॉप किया होगा? स्वरा, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली मैं मैम की बात से सहमत हूं कि पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल है। किसी भी शहर में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, दिल्ली जैसे शहर में तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है कि पुलिस हर वक्त हर जगह हो। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि सरकार भी, पुलिस भी, और आई थिंक दिल्ली के आम जनता भी जो मानसिकता है जो ऐसे क्राइम्स प्रोड्यूस करती है उसकी तरफ ध्यान दे। मुझे लगता है बहुत जरूरी है। ये दिलीप चेरियन, मेरा सवाल ये आपसे है कि क्या दिल्ली की पुलिस हर जगह नहीं हो सकती? जो बात सब लोग कह रहे हैं, हम सब जानते हैं, पुलिस की अपनी सीमाएं हैं, हर व्यक्ति के साथ एक पुलिस वाला नहीं चल सकता है, लेकिन क्या यही पुलिस वाला कमांड नहीं रख सकता, अथॉरिटी नहीं रख सकता है कि अगर ये कानून टूटा तो आपकी खैर नहीं? वो डर, वो खौफ पुलिस का क्यों नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल में सिर्फ डर की बात नहीं है। जैसे कई लोगों ने आपको बताया, सिर्फ कानून बदला के फांसी देने से वो डर जो है उसके वजह से भी कुछ होगा नहीं। मेरे ख्याल में पुलिसिंग का जो टेक्निक है, उसका जो मेथोडोलॉजी है, उसमें बदलाव लाना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शहरों में आबादी बहुत बढ़ रहा है और हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के हैं, और इनके बैकग्राउंड चेक पे और इनके जो एंटीसीडेंट्स हैं इस पे जो डिटेल्स मिलना मेरे ख्याल में सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही कर सकते हैं। सिर्फ कंपनीज को बैन करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी हम ऐसे कंपनीज लाएंगे तभी हम इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज की इस्तेमाल कर सकेंगे सोसाइटी के तौर से। सो पुलिस को भी इंटेलिजेंस सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो मास बेस्ड जो इंफॉर्मेशन मिल सकता है उसी के ही हम सब जानते हैं बायोमेट्रिक्स अभी तक हमारे यहाँ नहीं है।
हम सब जानते हैं कि दिल्ली में ही, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली के सारे पुलिस थाने आपस में कनेक्टेड नहीं है। उनके भी क्या कितनी चीजें आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं, कितनी इंफॉर्मेशन आपस में ले सकते हैं, उसको लेकर भी संदेह है। और यहां तक कि दिल्ली पुलिस के आपने कहा अपने लोगों के बारे में सवाल बार बार खड़े होते हैं। तमाम हर रोज हम दिल्ली पुलिस के लोगों के बारे में रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं जिनके कैरेक्टर पर सवाल खड़े किए जाते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे देश में आधार कार्ड पे करोड़ों लोगों की बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। मेरे ख्याल में हमने एक काम शुरू कर चुका है और उस काम के लिए हमें ज्यादा जोर से टेक्नोलॉजी और ऐप रिलेटेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस को यूज करना चाहिए। मेरे ख्याल में इस पे पाबंदी लगाने से गलत सिग्नल जाता है सोसाइटी को, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी से ही बच्चों का सुरक्षित हो सकता है। क्योंकि एक चीज पे आप बाधा लगा दो तो वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो है एक वेकअप कॉल है कि हमें आगे जाके नए टेक्नोलॉजीज को यूज करके होम मिनिस्ट्री को ये पता चल गया कि हमारे पास पुलिस फोर्स ये नंबर में नहीं हो सकता है इस देश में, जिस देश में आबादी जो इतने जोर से बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें समझना पड़ेगा कि आगे जाके टेक्नोलॉजी ही एक सोल्यूशन हो सकता है और सोसाइटल चेंज के लिए हम वेट करें। जय जी, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन हो सकता है, पर आपको लगा कि इसमें तो टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी प्रॉब्लम खड़ी हुई, क्योंकि उबर की अपनी कोई ऑफिस नहीं है। उबर कहाँ काम करता है? उबर अमेरिका बेस्ड कंपनी है और यहां तक कि आप कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी खरीद के उबर के साथ टैक्सी के तौर पे चल सकता है। कहीं कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कहीं कोई क्रॉस चेकिंग नहीं है और उसी की फायदा या गफलत की वजह से इतना बड़ा क्राइम हो गया। तो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनेगी क्या? नहीं, दिल्ली पुलिस केवल नहीं, जो मैं कहना चाह रही थी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस से भी ऊपर है। बिल्कुल, क्योंकि उबर हो कोई भी हो, अभी तक तो मैंने जो उबर के बारे में सुना सब अच्छा ही सुना कि वो जल्दी आ जाते हैं, साफ होता है, टैक्सी वाला अच्छा होता है, सब कुछ। तो अभी एक घटना हो गए तो उबर सबसे खराब है ये नहीं बोल सकते। हम भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन सारे जितने भी टैक्सीज है, जहां अगर हमारा लोकल टैक्सी स्टैंड भी हो, सब रजिस्टर्ड होने चाहिए और रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस और परमिशन टू प्रोवाइड द सर्विस, उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि आपके कितने ड्राइवर्स हैं, उनका क्या क्या चेकिंग हुआ, उसका रीवेरिफिकेशन हुआ कि नहीं पुलिस की तरफ से। क्योंकि एक अकेले व्यक्ति एक गाड़ी में बैठ रहे हैं, एक आदमी के हाथ में कब्जा जैसा ही है। बिल्कुल। तो अगर ऐसे परिस्थिति में तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को रूल्स चेक बनाना चाहिए था और वो क्राइटेरिया के आधार पर उनको लाइसेंस देना चाहिए। तो ये बेसिकली पुलिस ने गलतियां की है। यहाँ तो हर स्टेट में अलग लाइसेंस होता है, हर स्टेट का लाइसेंस अलग अलग तरीके से मिलता है। इंटरस्टेट लाइसेंस अलग होता है, लेकिन दिल्ली का ऑपरेशन कई जगहों पर मैंने देखा है दिल्ली में, क्योंकि लाइसेंसिंग थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, तो आप बाहर जाइए और घर में बैठ के लाइसेंस आपको मिल जाता है। लेकिन तब भी इंटरस्टेट परमिशन और चाहिए। इंटरस्टेट के लिए जो बसेस होते हैं सब कुछ होते हैं। लेकिन बात यह है कि जहां एक पैसेंजर का सुरक्षा के बारे में है, तो वैसे सर्विसेज को आपको देखना चाहिए। जैसे मैं ऑटो रिक्शा के बारे में कहती हूँ, उनके पास लाइसेंस ही नहीं है, चलाने का ही नहीं। कोई बच्चा भी बैठ के चला सकता है। ई रिक्शा चलने लगे हैं, एक और नई मुसीबत दिल्ली की सड़कों कोई नहीं चलाने ही नहीं आता उनको, ना सिग्नल आता है, ना कुछ करने आता है और ऐसे ही मार देते हैं लोगों को। तो ये क्यों हम होने दे रहे हैं? ये सब चीजें कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स से भी जुड़ती है। लेकिन एक आखिरी सवाल जरूर मैं सुहेल सेठ से जानना चाहूंगा। सुहेल, बस्ती साहब के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं? क्या आप उनके साथ हैं? देखिए, मैं जितना मिस्टर बीएल बासी को जानता हूं, जितनी तक, वो एक बहुत ही अपराइट एंड ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। ही हैज सेड कि भाई ये गलती हुई, ये आप ये जो फेक सर्टिफिकेट था, इट वाज अ फॉर्ज सर्टिफिकेट, उतना मान लिए। अब आदमी अगर रिजाइन करे नहीं करे वो तो उस आदमी पे है। मैं तो समझता हूं कि रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होता। एक आदमी जाएगा, दूसरा आदमी आएगा। आप परिवर्तन तभी करेंगे जब आप समाज का जो मन है, दिमाग है, उसका परिवर्तन हो और जब आप सिस्टम एंड सिस्टेमिक परिवर्तन करें। हम लोग के देश में अब ये आदत बन गई है कि एक आदमी का मुर्गा बनाओ और उसका गला काटो। तो होता क्या है कि आदमी बह जाता है पर गंगा साफ नहीं होती। बिल्कुल। आपको अगर गंगा साफ करनी होगी तो आपको सिस्टेमिक चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये सिस्टेमिक चेंजेस किसकी जिम्मेदारी है? अगर पॉलिटिकल लीडरशिप की नहीं है,
अगर शहर के सबसे बड़े पुलिस का ऑफिसर की नहीं है तो ये सिस्टमेटिक चेंजेस कैसे आएंगे? हमको आपको भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। जिस तरफ इशारा सोहेल सेठ कर रहे थे, तमाम पैनलिस्ट कर रहे थे, ये सबको मिलकर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना होगा और तभी हम ये मान सकते हैं कि हम लोग, हमारी बहनें, हमारी माएँ सुरक्षित हैं। इस कार्यक्रम में तमाम मेहमानों का मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँ।